हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को, सॉल्यूशन को टैली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन था। 15 पार्ट्स आए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? For the intrastate sale, the CGST paid by the dealer to central government is 120। यहाँ पर CGST की वैल्यू दी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है CGST वो 120 है। तो आप जानते हैं कि जितना CGST पे किया जाता है उतना ही SGST भी दिया जाता है। तो टोटल GST जो पे किया है कस्टमर ने, वो CGST और SGST दोनों को कंबाइंड करके पे किया है। 120 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 240। दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब इन्होंने बोला है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000। कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया है। जब डिस्काउंट नहीं दिया है तो जितनी मार्क प्राइस है उतनी ही आपकी सेलिंग प्राइस है। शॉपकीपर ने कोई भी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दिया था। तो यानी SP भी आपकी कितनी थी? यहाँ पर 2000 थी। तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ GST पूछा गया था। तो रेट ऑफ GST मान लिया कि कितना % टैक्स लग रहा है? X%। तो GST अगर आपको फाइंड करना पड़े तो आप क्या करेंगे? जितना % GST है वो आप SP पर लगाएंगे। SP कितनी थी? सेलिंग प्राइस थी 2000। तो GST आप X% किसका लेंगे? 2000 का। और आप सॉल्व करेंगे तो % हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा। और GST पेड ये हमने फाइंड किया है और ये क्वेश्चन में 120 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ बनाया था। एक % की हेल्प से बनाया और एक जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी उसकी हेल्प से बनाया। दोनों को आपस में इक्वल ले लिया और फाइनली हमने रेट ऑफ GST फाइंड कर लिया। कितना? 12। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था फर्स्ट पार्ट का वो था ऑप्शन नंबर C, 12। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 2, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें से पूछा है कि आपको कितना माइनस करना है। तो हमने यहाँ पॉलिनोमियल लिख के उसमें हमने यहाँ दिखा दिया कि हमने कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, A सब्ट्रैक्ट किया। अब आपसे आगे ये कहा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-3 है। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में? डिविजिबल बाय x-3 है तो डिविजिबल बाय x-3 के लिए आपको यहाँ पर x की वैल्यू बनानी है। x-3 = 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर आप ये 3 इधर लाएंगे, माइनस का 3 इधर आगे, प्लस का 3 बन जाएगा, जो आप इसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आंसर आपका A का क्या आ जाएगा? 31। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन नंबर D, 31। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड पे 0 क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर बोला था एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि जो रिमाइंडर है ना वो कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपसे पूछा गया है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट है। क्या क्या है यहाँ पर? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आप जानते हैं रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। तो आपको यहाँ पर A, B और C की वैल्यू जो थी वो इसमें पुट करनी थी और फाइनली आपका जो आंसर बनता वैल्यू पुट करने के बाद q² = 4pr बनता। तो करेक्ट आंसर जो था इसका ऑप्शन नंबर B था। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर आपको A मैट्रिक्स दी है और A² दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या करना था? A² बनता कैसे है? A² बनता है A × A करके। उसके बाद आपको सबके नीचे सबकी वैल्यू रखनी थी। A² के नीचे A² की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट कर दी। A × A के नीचे यहाँ A की मल्टीप्लाई A वाली मैट्रिक्स से कर दी। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जैसे करते हैं वो रूल फॉलो किया राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे A² का आंसर यूज़ कर लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। एट लास्ट हमने इक्वल देखा, यहाँ दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली 8। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर C। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5।
यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हैं और ये अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज है। तो आप जब इन्हें काउंट करोगे तो काउंट करने पे ये 10 वैल्यूज़ आएंगी और क्वेश्चन में बोला है कि जो मीडियन है इन सब का वो 64 है। तो मीडियन की वैल्यू 64 दी थी, हमने यहाँ मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करा इवन वाला, क्योंकि n की वैल्यू 10 थी इवन, इसलिए हमने इवन का फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया और उसमें n की वैल्यू 10 डाली। ठीक है, मीडियन वर्ड के नीचे मीडियन का आंसर यूज़ किया जो कि क्वेश्चन में गिवन था 64, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते गए। जब हम इसे सॉल्व करते गए तो फाइनली x का आंसर बनता 62। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आपको बताना है वैल्यू ऑफ x कितनी है। तो वैल्यू ऑफ x यहाँ पर कितनी आनी थी 62, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में आपको यहाँ A, B और C कोलिनियर बताए हैं। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, जब कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं ना तो उसका मतलब होता है तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। A, B, C ऑल द 3 पॉइंट्स आर कमिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जब ये लाइन स्ट्रेट है तो ये जो है लाइन दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हिस्सा ए बी है और दूसरा हिस्सा बी सी है, यानी जो स्लोप ए बी का होगा वही स्लोप बी सी का होगा, क्योंकि ये एक ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कि ये एक सिंगल लाइन हो, और इसके हिस्से कितने हुए हुए हैं, 2 हिस्से हुए हुए हैं, दोनों के दोनों हिस्से जो हैं वो एक ही लाइन में लाइज कर रहे हैं, इसलिए स्लोप इनका बराबर होगा। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कंडीशन यूज़ करनी थी, और स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों साइड पे ये फॉर्मूला यूज़ किया, ए बी की वैल्यू इसमें यूज़ करी और कोऑर्डिनेट बी और सी के यहाँ यूज़ किए, और स्लोप की कंडीशन से हमने यहाँ y की इक्वेशन एक तैयार कर ली। और इक्वेशन में कैसे फाइंड करना था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। तो आपको जो आंसर बनाना था ना वो y का आंसर बनाना था, तो हमने यहाँ y को अकेले बनाकर आंसर फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x आना था इसका आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा था, डी ऑप्शन। तो इस तरह से आप ये 6th पार्ट करते। अब आएंगे नेक्स्ट पे 7th पार्ट। यहाँ पर आपको एक टेबल दी है, टेबल में आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है। आप फर्स्ट वाली वैल्यू देखेंगे ना तो फर्स्ट वाली वैल्यू में डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है, तो आपने यहाँ क्या करना था, स्पीड पता नहीं थी तो आपको यहाँ फर्स्ट वाले केस में स्पीड फाइंड करनी थी। तो देखो मैंने यहाँ स्पीड इन फर्स्ट केस फाइंड करी, डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लगाया, डिस्टेंस 60 थी, टाइम 2 था, तो हमने यहाँ स्पीड पता कर ली 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक वर्ड था यूनिफॉर्म स्पीड, यानी फर्स्ट केस में जो स्पीड थी वही स्पीड सेकंड केस में भी थी और वही स्पीड थर्ड केस में भी थी, क्योंकि स्पीड को क्या कहा गया है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वो चेंज नहीं हो रही। तो हमने क्या करा, स्पीड इन सेकंड केस फॉर्मूले से तैयार करी। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेकंड केस में डिस्टेंस 90 थी और टाइम x था, इसीलिए स्पीड इन सेकंड केस डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 90 अपॉन x हुआ। लेकिन 90 अपॉन x को मैंने इक्वल टू 30 रख दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, और जो स्पीड तुम्हारी सेकंड केस की आई थी 90 अपॉन x वो बराबर मानी जाएगी फर्स्ट केस की स्पीड के। फर्स्ट केस की स्पीड क्या थी, 30, जो हमने ऊपर अभी बनाई थी। तो दोनों को हमने बराबर लिया। क्यों लिया, क्योंकि स्पीड को यूनिफॉर्म कहा गया था, यूनिफॉर्म का मतलब सेम कहा गया था, तो दोनों को हमने सेम ले लिया, इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली 3। ठीक इसी तरह हमने थर्ड केस में करा। थर्ड केस में डिस्टेंस y थी और टाइम 5 था, तो स्पीड इन थर्ड केस डिस्टेंस अपॉन टाइम करके बनाई y अपॉन 5। तो स्पीड जो आई y अपॉन 5 आई थर्ड केस में, लेकिन फर्स्ट केस में जो स्पीड आई थी वो 30 थी, और यूनिफॉर्म स्पीड होने की वजह से हमने y अपॉन 5 जो स्पीड आई उसको बराबर मान लिया फर्स्ट केस वाली स्पीड के, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म कही गई थी, और y का आंसर क्या आ गया, 150। तो x 3 और y 150 आना था, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा था, डी वाला। अब 8th पार्ट देखें। 8th पार्ट में यहाँ पर आपको AP दी थी और पूछा था 7th टर्म बताओ। तो यहाँ पर हमें AP के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखा A,
फिर हमने डिफरेंस बनाया, डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करना था, तो डिफरेंस आपका क्या आएगा 1 आएगा। फिर आपको सेवन्थ टर्म बनाने के लिए T7 का फॉर्मूला लगाया, Tn का फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें n की वैल्यू क्या रखनी थी 7, और फाइनली आपको आंसर मिल जाता 1/a प्लस 6, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है A। तो इस तरह से आपको ये 8th पार्ट करना था। अब देखिए नेक्स्ट, 9th पार्ट, द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स, 15 शेयर क्या है नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू 75 है, ठीक है, अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, अवेलेबल मतलब मार्केट में मिल रहे हैं 20% डिस्काउंट पे, तो मार्केट वैल्यू हमने बनाई, कैसे बनाई, जो नॉमिनल वैल्यू थी उसमें डिस्काउंट की वजह से माइनस कर दिया 20%, किसका 20%, 75 का, तो हमें मार्केट वैल्यू क्या मिल जाती 60। फिर उसके बाद हमने सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला लगाया, सम इन्वेस्टेड क्या होता है, जितने आपके शेयर्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दो मार्केट वैल्यू से, तो पता चल जाता है आंसर सम इन्वेस्टेड का क्या होगा। तो यहाँ पर सम इन्वेस्टेड पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। अब देखिए 10th पार्ट, 10th पार्ट में बोला है द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट विच इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बी वाला है। यहाँ पर सर्कम सेंटर पूछा था, सर्कम सेंटर क्या होता है, एक ऐसे ट्रायंगल, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस को टच करता है ना, ऐसा सर्कल कहलाता है सर्कम सर्किल। तो ऐसे सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर होता है, तो इस सेंटर की जो दूरी होती है ना तीनों वर्टिसेस से, ट्राइंगल के तीनों कोनों से, वो क्या होती है बराबर। तो यहाँ पर यही बोला गया है द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज ए पॉइंट विच इज एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से इसकी सर्कम सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या था बी। सॉरी। अब देखिए 11th पार्ट, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी आइडेंटिटी यहाँ गलत लिखी है, ये आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। और जबकि यहाँ कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं इस कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा ना तो ये बनेगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे प्लस दिया है, आना चाहिए था माइनस, अगर यहाँ माइनस दिया होता ना तो ये स्टेटमेंट भी सही माना जाता। तो मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, वैलिड मतलब सही कौन सा है, तो फर्स्ट वाला सही है, यानी ऑप्शन ए आना था इसका आंसर आपका। अब देखिए नेक्स्ट 12th पार्ट, यहाँ पर आपको ये फिगर दी थी। सबसे पहले आपको यहाँ एक टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। बाहर सर्कल के बाहर एक पॉइंट P था, इस पॉइंट P से 2 टेंजेंट दिखाई हुई हैं, तो टेंजेंट जो होती हैं एक्सटीरियर पॉइंट से वो इक्वल होती हैं, तो आपको ये दोनों लंबाई इक्वल लेनी थी। उसके बाद ये ट्राइंगल यूज़ करना था। इस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हैं, और जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसके अपोजिट वाले 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल के अंदर ये 2 लाइन इक्वल दी थी, तो ये 2 एंगल इक्वल माने जाते। प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और आप इन दोनों के आंसर को क्या मान लेते x। फिर ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते, सारे एंगलों का सम 180 होता है, जिसमें आप सारी वैल्यू भरते x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, और फाइनली ये 2 x के आंसर आपको पता चल जाते कितने 50-50, ठीक है। तो ये भी 50 आता और ये भी 50 आता। उसके बाद आपने क्या करना था, यहाँ पर यू शेप की प्रॉपर्टी लगानी थी। को इंटीरियर एंगल होता है, पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल एरो लग रहे हैं, ये एरो डिनोट कर रहे हैं पैरेलल, तो हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यू शेप फिगर बनाते, ऐसे यू बन जाएगा, ये यू शेप फिगर। इधर 80 है, तो ये वाला एंगल को इंटीरियर से क्या बनेगा 100, क्योंकि दोनों का सम को इंटीरियर में दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, इधर 80 है तो इधर 100 होना चाहिए, तब दोनों का सम क्या बैठेगा 180। तो हमने यहाँ को इंटीरियर प्रॉपर्टी यूज़ करके
100 बनाया, फिर उस 100 में से इस x का आंसर जो कि 50 था, ये देखो मैंने PST निकाला था यहाँ 50, वो पुट करा और माइनस करने के बाद 100 में से 50 को माइनस करा तो QST आ गया कितना 50। तो इसका करेक्ट आंसर D था आपका। अब 13 पार्ट देखो, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड नहीं करना, दी हुई है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 2/3। वो कह रहा है जब हम डाइस फेंकते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है। तो आप अगर देखें तो डाइस पे 6 नंबर होते हैं, तो टोटल आउटकम 6 है, वो तो नीचे लिख देंगे। पॉसिबल आउटकम क्या होंगी, इवन है ना, इवन क्या होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6। लूडो की गीटी पे इवन नंबर 2 4 6 यानी 3 वैल्यू होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6, और जब आप इन्हें कट करोगे तो आंसर आएगा 1/2। और ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है, मतलब ये जो एजर्शन दिया है ये गलत दिया है। ठीक है, रीज़न पे बात करें, आर जो रीज़न है वो कह रहा है जो सैम्पल स्पेस है इवन नंबर का डाइस पर वो 2 4 6 है, ये करेक्ट है। इवन नंबर डाइस पे यही तो होंगे ना, 2 4 और 6, तो यानी ए वाला गलत है और रीज़न करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ए तो गलत है, फॉल्स है, और आर वाला ट्रू है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी आना था। अब देखिए नेक्स्ट 14th पार्ट में ये कहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, आप इस पेपर को फोल्ड करके इस तरह से सिलेंडर बनाओगे। तो आपने जो रोल किया है वो 11 सेंटीमीटर को रोल कर दिया ऐसे, तो ये जो 11 सेंटीमीटर थी ये एक्चुअल में गोल हो गई, गोल मतलब सरकमफ्रेंस हो गई। तो ये जो 11 था, 7 तो ऐसी खड़ी है, देखो 7 जो थी ना वो यहाँ आ गई 7, रोल कौन हुई थी 11, तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी 11 वो एक्चुअल में गोल गोल राउंड हो गई। तो हमने यहाँ सरकमफ्रेंस को यूज़ करा कितना 11, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी 2πr = 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट फिगर का, ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 2πrh, जिसमें हमने h की वैल्यू डाल दी 7, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या थी 7। ठीक है, और आगे जाके ये जो 2πr था वो हमने यहाँ 2πr का आंसर 11 पुट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ अभी फाइंड किया था, तो ये वैल्यू हमने यहाँ यूज़ कर ली। ठीक है, और आंसर कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह सेकंड फिगर का भी हमने क्या फाइंड करा, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करा। इसमें हमने 11 सेंटीमीटर को रोल नहीं करा, देखो 11 सेंटीमीटर ये रही, इसको रोल नहीं किया गया। इस बार जो रोल किया गया वो 7 को रोल किया गया, तो इस बार 7 सेंटीमीटर जो था वो एक्चुअल में गोल हो गया, राउंड हो गया, तो वो सरकमफ्रेंस होगा। तो हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सिलेंड्रिकल बेस क्या लिया 7 लिया, यहाँ पर इक्वल में 7 लिया जाता, यानी 2πr की वैल्यू 7 होनी थी। फिर उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और आंसर 77 आया। इन्होंने पूछा क्या था, रेशो पूछा था कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो रेशो कर्व्ड सरफेस एरिया का निकालना था, तो CSA ऑफ 1 और CSA ऑफ 2 डिवाइड किए और रेशो आ गया 1:1, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। 15 पार्ट, यहाँ पर आपको 2 फिगर्स दी थी और इन्होंने कहा था ABC ट्राइंगल जो पूरा है वो सिमिलर है PQR के। ठीक है, और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स चेक करो, ए के साथ इन्होंने P दिया है, यहाँ पर भी चेक कर लो ए के साथ क्या था P। ठीक है, यहाँ पे B के साथ इन्होंने कौन सा वर्टेक्स दिया है Q, यहाँ पे भी चेक करो B के साथ क्या था Q, बिल्कुल ठीक है। C के साथ इन्होंने यहाँ पर S दिया है, जबकि C के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स S नहीं है R है, यानी ये वाला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे चेक करोगे, भाई देखो A के साथ क्या था P, तो यहाँ पे A के साथ P है, हाँ बिल्कुल सही है। B के साथ क्या था Q, तो यहाँ पे भी B के साथ Q है, हाँ ठीक है। D के साथ S, तो D इनमें तो है नहीं, D देखो कहाँ है, ये है D, और उसमें S का है ये। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल दिए हैं वो दिए हैं ये वाला ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल PQS। वो पूछ रहा है क्या ये सिमिलर है, हाँ इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आना था, ये B वाला ही आना था, तो ये था 15। तो इस तरह से ये सारे MCQ करने थे, ये सारे आपका MCQ का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैट्रिक्स का था, तो ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया है। तो इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन करना था। सेकंड पार्ट आपका मेंस्ट्रुएशन टॉपिक का था, तो यहाँ पर आपको सरफेस एरिया पूछा गया था दोनों हाफ का, इसका भी और इसका भी मिलाकर। तो आपको क्या करना था, आप यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले इस फिगर का फाइंड करो। सपोज करो ये कट हुई भी नहीं है, ये तो एक पूरा सिलेंडर है, तो टोटल सरफेस एरिया पूरे सिलेंडर का क्या होगा, ठीक है, वो फाइंड कर लो। या फिर जो मैंने तरीका बताया है यहाँ देखो, मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले इस हाफ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों हाफ हाफ जो बनाए हैं ये कैसे हैं, बिल्कुल सेम है साइज़ के, यानी जैसा टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट का आएगा वैसा ही टोटल सरफेस एरिया सेकंड का भी आएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ टोटल सरफेस एरिया एक हाफ का बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने पूरे सिलेंडर के सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया को आधा किया। क्यों करा आधा, क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हाफ, ये पूरा सिलेंडर नहीं है, ये आधा सिलेंडर है, इसलिए हमने हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया लिया। और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ये जो शेड करके दिखा रखा है रेक्टेंगल का, ये जो दिख रहा था उसका एरिया भी यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड। और लास्ट में हमने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, एक हाफ का टोटल सरफेस एरिया कितना है। ऐसे ही क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या गया था, दोनों हाफ्स का, तो दोनों हाफ का करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार ऐड कर लेंगे, क्योंकि जितना फर्स्ट हाफ का एरिया होगा उतना ही सेकंड हाफ का भी होगा। तो टोटल सरफेस एरिया दोनों हाफ का क्या हो गया, 218.5 फर्स्ट का आया था, उतना ही सेकंड का लिया और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये आना था आपका 437 फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब कॉस्ट पूछी थी, तो 30 रुपये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 30 से। तो ये आपका बी पार्ट था। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी टॉपिक का था, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया है। ये सेकंड के थर्ड पार्ट का था, तो इसका करेक्ट आंसर जो था आपका n = 6 आना था। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट होना था, और फर्स्ट तो इसका ये है, ये फर्स्ट पार्ट था, और ये बी वाला पार्ट था, फर्स्ट वाले का ए और बी पार्ट, ठीक। क्वेश्चन थर्ड का जो फर्स्ट था वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज टॉपिक से था। यहाँ पर बोला गया था फैक्टराइज करो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को। तो यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, उसकी मदद से आप इसे फैक्टराइज करके ये आंसर फाइंड कर लेते। उसके बाद जो प्रूव करना था वो प्रूव कैसे होता है, न्यूमरेटर में, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में पार्ट दिया गया था वो वही था जिसको फैक्टराइज कराया गया था। तो आपने फैक्टराइज करके जो आंसर बनाया था वो यहाँ यूज़ करना था बस, और आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। दोनों साइड का ये मैंने कर रखा है, आप इसे टैली कर सकते हैं किस तरह से आपका आंसर सेम आना था लेफ्ट और राइट का। तो ये है आपका थर्ड के फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट के फर्स्ट जो ऑप्शन फर्स्ट पार्ट है OQM, उसका आंसर आपका आना था, ये मैंने फाइंड करा हुआ है OQM, इसका आंसर आपका आना था 48 फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो यहाँ से सॉल्यूशन है इसका, स्टार्टिंग यहाँ से है। सेकंड पार्ट था QNS, इसका आंसर आपका था 67। सी पार्ट QOS, ये है आपका 134, और जो डी पार्ट था QMS, उसका आंसर आपका आना था 113। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। किस तरह से स्टेप्स आपको करने थे ये सारा सॉल्यूशन मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पार्ट, ये आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक से था। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में तो प्लॉट करने के लिए दिए गए थे ए, बी और सी को, तो ए आपका ये था, बी आपका इधर आना था और सी इधर आना था। ये 3 पॉइंट प्लॉट करने थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला था बी को रिफ्लेक्ट करो और सी को भी रिफ्लेक्ट करो वाई एक्सिस में, और बी डैश नाम दो, सी डैश नाम दो। तो ये बी था, इसकी इमेज वाई एक्सिस में दिखाई, तो जितनी डिस्टेंस इतनी ये थी उतनी डिस्टेंस वाई एक्सिस की अदर साइड पे बनना था, तो ये हो गया बी डैश। ऐसे ही सी डैश बनाना था, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सी की जितनी थी उतनी डिस्टेंस अदर साइड पे बना दिया हमने सी डैश, तो ये हो गया आपका सी डैश। अगला था रिफ्लेक्ट
पॉइंट ए इन द लाइन बी बी डैश। वो कह रहा है बी बी डैश लाइन जो है, बी बी डैश वाली जो लाइन है, कौन सी वाली लाइन, बी बी डैश, ये वाली, इस लाइन में रिफ्लेक्ट कराना था। किसको, रिफ्लेक्ट द पॉइंट ए इन बी बी डैश। तो ये जो लाइन थी ना बी बी डैश, उसमें ए को रिफ्लेक्ट कराना था। तो ए जो है लाइन के ऊपर है, कितने बॉक्सेस ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, एक दो बॉक्स ऊपर था, तो इसकी इमेज नीचे बननी थी, 2 बॉक्स नीचे। तो यहाँ पर आ जाती ए डैश, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और -1। तो ये मैंने लिख रखा है, ए डैश इज 0 -1। फर्स्ट पार्ट तो ग्राफ पे करना था, सेकंड पार्ट आपको ग्राफ पे भी करना था और लिख के भी दिखाना था। सी पार्ट ग्राफ में करने का था, डी पार्ट में ए डैश का आंसर पूछा गया था तो उसका आंसर ये आना था, और ई पार्ट में आपसे ये फिगर पूछी गई थी, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बननी है ये क्या है, तो इसका आंसर क्या था, स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड पार्ट होना था इस तरह से। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में ये आपका बैंकिंग टॉपिक से था, आपको यहाँ पर टाइम फाइंड करना था। इतने रुपीज़ इंटरेस्ट दिए थे, तो हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना था और सारी वैल्यूज़ जो गिवन थी उसको इसमें फॉर्मूले में पुट करके एन फाइंड करना था। तो एन आता 12, 12 का मतलब मंथ है, ये एन मीन्स मंथ, तो हम इसे 12 मंथ को 1 ईयर भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 12 मंथ है, या फिर आप इसको ईयर में लिखें 1 ईयर। तो ये हो गया आपका फोर्थ के फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट पे, सेकेंड पार्ट में आपको मीन फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया था, उसकी मदद से सबसे पहले x बनता, f आपको दे ही रखा था क्वेश्चन में। स्टेप डेविएशन में हमें पहले d फाइंड करना होता है, d इज इक्वल टू x माइनस ए। उसके बाद हम फाइंड करते हैं t की वैल्यू, t इज इक्वल टू d अपॉन आई, आई मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो d की वैल्यू में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है उससे डिवाइड करना था, तो ये t आ जाता। फिर f इंटू टी करते, फाइनली मीन का फॉर्मूला लगाते स्टेप डेविएशन मेथड का, और आपका मीन आ जाता 127.4। तो करेक्ट आंसर इसका था 127.4। थर्ड पार्ट जो है वो आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से था। सबसे पहले क्या करना था, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यूब्स दिख रहे थे दोनों पे, तो इसे एज ए होल क्यूब लिखना था। फिर ये होल क्यूब जब इधर जाता है राइट हैंड पे, तो ये बन जाता है क्यूब रूट। क्यूब रूट बनने के बाद आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आता 4/3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी वाला टास्क नहीं था, सारे स्टेप्स ईजी थे। बी पार्ट जो था उसमें बोला था आप ए रेशो बी फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन में आपको क्या लगाना था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। किस में, जो आपने यहाँ फर्स्ट पार्ट में ए वाले पार्ट में फाइंड करा था। आपने क्या फाइंड करा था, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 4/3। ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगनी थी वो यहाँ लगनी थी फर्स्ट पार्ट के आंसर में, तो आपका आंसर आ जाता 7:1। तो ये था आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये मोड टॉपिक से था, ग्राफ दे रखा था आपको बस ये पार्ट्स के आंसर देने थे। तो सबसे पहले पार्ट में तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए दी गई थी, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह से आपको बनानी थी। दूसरे पार्ट में पूछा गया था मॉडल क्लास, तो सबसे ऊंचा ग्राफ ये वाला था, तो मॉडल क्लास इंटरवल को कहते हैं, तो 60 to 70 वाली क्लास इंटरवल होगी मॉडल क्लास। आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन द मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप नीचे रीड करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता 60 कितनी वैल्यू 64 दिखाई पड़ती, तो मोड का आंसर क्या आना था इसमें 64। और जो डी पार्ट था उसमें पूछा गया था नंबर ऑफ प्लांट्स बताओ जिनकी हाइट 80 to 90 के बीच में है। हाइट 80 to 90 के बीच में ये प्लांट्स कितने थे, तो आपको यहाँ रीड करना था। तो ये आपको नज़र आती कितनी वैल्यू, यहाँ पर 3 नज़र आता, 2 और 4 के बीच में क्या आता 3, तो इसलिए डी पार्ट का आंसर क्या आना था 3 आना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से था ये, तो आपको यहाँ पे पहले इस ट्राइंगल में, फर्स्ट वाले ट्राइंगल में 1052 डिग्री का फॉर्मूला लगाना था और आपको AC फाइंड करनी थी। फिर उसके बाद सेकंड ट्राइंगल में
1045 का फॉर्मूला लगाना था और उसमें सी बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। एट लास्ट दोनों को ऐड करके ए बी बना देते तो नियरेस्ट मीटर में आंसर आना था। तो इसमें हमें डेसिमल के आगे वाला पार्ट नहीं लिखना होता, उसे राउंड ऑफ करना होता है। तो आंसर आता 178 मीटर। सिक्स्थ का फर्स्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से, फिफ्थ चैप्टर का टॉपिक का है ये, फिफ्थ चैप्टर का है। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना था और आपको अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना था। तो हमने यहाँ ना डेसिमल प्लेस तक निकालना था सबसे पहले। तो राउंड ऑफ बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर या कितनी भी डेसिमल प्लेस वो कह दे, कभी भी बीच में नहीं करना चाहिए, फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना चाहिए। तो फाइनल आंसर 4.436 को राउंड ऑफ करके आता। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम स्टार्टिंग से 3 डिजिट गिनते, 1 2 3, और ये जो चौथी डिजिट है ये 5 से बड़ी दिख रही है तो राउंड ऑफ करके 4.44 बन जाता। ऐसे ही यहाँ भी करना था, सिग्निफिकेंट फिगर 3 लेनी थी। ये जो शुरू में 0 आ रहा है ना, 0 कभी भी अगर स्टार्टिंग में दिया हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। बीच में आ जाए तो काउंट होगा, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में आ जाए तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन होंगी? ये 3 होंगी स्टार्टिंग की, और अगली वाली जो है चौथी ये 5 या 5 से अगर बड़ी होती है तो पीछे बढ़ा दिया जाता है। तो देखो 5 जो है ये 5 से बड़ी नहीं है लेकिन 5 तो है ना, तो पिछला नंबर जो 3 है वो बढ़ जाएगा। तो 564 आना था, 0.564। तो ये था 6 का फर्स्ट। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट, एपी टॉपिक से था। आपको टीएन दिया था एनएट टर्म, इस एनएट टर्म से आपको फर्स्ट टर्म बनाना था और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म के लिए इसमें सिंपल एन की वैल्यू 1 डलनी थी, तो फर्स्ट टर्म आ जाता आपका 36। डिफरेंस बनाने के लिए एक सेकंड टर्म और तैयार करा जिसमें हमने टीएन वाले फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 रख दी और सेकंड टर्म तैयार कर दिया। फिर डिफरेंस निकालने के लिए T2 में से T1 को माइनस करा तो फाइनली माइनस का 6 आ गया आपका क्या, डिफरेंस। तो ये तो सिंपल था। अब आगे क्या बोला था, सम ऑफ द 25 टर्म्स बनाओ। तो SN का फॉर्मूला लगाया AP का और उसमें N की वैल्यू 25 पुट कर दी। A फर्स्ट टर्म हमने बना ही लिया था 36, डिफरेंस हमने बना ही लिया था माइनस का 6, ये सब पुट करके आपका आंसर आता माइनस का 900। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट करना था आपने। थर्ड पार्ट ये आपका सिमिलैरिटी टॉपिक से था। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन पूरा यहाँ सॉल्व कर दिया है। तो किस तरह से ये होना था ये आप देख सकते हैं। आपका आंसर यहाँ एरिया का आना था 25.4। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है किस तरह से ये क्वेश्चन होना था। तो आप अपना आंसर यहाँ से टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिमिलैरिटी टॉपिक से था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेंजेंट टॉपिक से था, सर्कल एंड टेंजेंट से। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था एंगल ABC, इसका आंसर आपका 65 डिग्री आना था। किस तरह से आना था वो मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। BAC जो है वो आपका 50 डिग्री आना था आंसर, ये यहाँ सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का हुआ हुआ इसका। और जो C पार्ट था BCQ, उसका आंसर आपका आना था 50 विद रीज़न, यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों हो ये 50 होगा। 7th का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका लीनियर इनइक्वेशन टॉपिक से था। तो ये यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर रियल नंबर लाइन बोला है बट यहाँ पर रीड नहीं करते, ये बहुत ध्यान दें। यहाँ क्या लिखा है, x बिलोंग टू I। तो यहाँ पर आपको रियल नंबर लाइन जो है वो तो है ही, सारे नंबर्स रियल होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ रियल बोला है और यहाँ इंटीजर। इंटीजर्स भी रियल की कैटेगरी में आते हैं, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो प्लस के माइनस के, ये सब के सब रियल ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x बिलोंग टू इंटीजर बोल दिया था तो हमें यहाँ पर प्लस और माइनस के डॉट्स वाली बनानी थी। कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं, यहाँ से करके पूरी डार्क बना देते हैं, यहाँ सर्कल करके पूरी डार्क ऐसे दिखा देते हैं रियल की वजह से, रियल वर्ड देख के। तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेशली एक रियल की कैटेगरी बताई गई है। रियल की कैटेगरी कौन सी, सब कैटेगरी कौन सी बताई गई है, इंटीजर वाली। तो आपको तो इंटीजर वाली बनानी थी, तो इंटीजर में डॉट डॉट वाली बननी थी। तो आपका करेक्ट आंसर आता
-2 -1 0 1 2 3, तो हमें इन पर हाईलाइट करके दिखाना है बस। तो ये 7th का सेकंड था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 7th का थर्ड। ये आपका मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले टॉपिक से था। किस तरह से ये होना था, ये मैंने सारा सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व कर रखा है। पहले पार्ट जो था, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डी, इसका आंसर ए का तो 0 6 था और डी का -3 0। अगला था कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो हमें यहाँ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करना था और हमें फाइनली आंसर मिलता 0, 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर था 0 0। सी पार्ट में के फाइंड करना था, तो सी पार्ट ये मैंने सॉल्व कर रखा है। के का आंसर आपका आना था 3। डी पार्ट में इक्वेशन पूछी गई थी बी डी की, तो इक्वेशन आनी थी 4x + 7y = -12, या फिर आप इधर राइट हैंड पे 0 भी बना सकते हो। 4x + 7y माइनस का 12 इधर लिखोगे तो प्लस का 12 होगा, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0, वो भी करेक्ट है, किसी भी वे में लिख सकते हो। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया था और क्वेश्चन में कहा गया था कि x - 1 जो है इसका फैक्टर है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले x - 1 से x की वैल्यू तैयार करनी थी। वो x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख कर इक्वल टू 0 लेना था। क्यों लेना था 0? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर वर्ड कहा गया था, तो रिमाइंडर 0 लिया जाता है और k का आंसर आ जाता है आपका कितना, 4। उसके बाद फैक्टराइज करने के लिए कहा गया था, तो हमें डिवाइड करना पड़ता पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दिखाएंगे, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। तो फाइनल आंसर आपका आना था x - 1 3x - 1 x + 4। 8th का सेकंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक से था। यहाँ पर कुछ कार्ड्स पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। वो कार्ड्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 8 थे। फर्स्ट पार्ट में पूछा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ द लेटर ऑफ वर्ड मंडे। जो कार्ड हम उठा रहे हैं वो मंडे लेटर वाला हो, मतलब M आ जाए, O आ जाए, N D A Y, इनमें से कोई सा भी आ जाए। तो ये सारे के सारे लेटर्स 6 के 6 आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, इन 6 के 6 में से कोई सा भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होनी थी, 6 आउट ऑफ 8। टोटल कितने होते हैं, 8 कार्ड से बैग में, तो 8 तो नीचे आना था। मंडे में सारे 6 के 6 यहाँ इसमें कार्ड्स में नज़र आ रहे थे, तो 6 के 6 आ जाते, तो 6/8 कट करके 3/4 आता फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर कहा गया था विच डज नॉट अपेयर इन मंडे, मतलब MONDAY, यहाँ पर MONDAY अगर दिख रहे हैं तो उन्हें छोड़ के बाकी जो बच रहे हैं वो ले लिए जाएं, ऐसा कहा गया है। तो आपको M नहीं लेना था, ONDAY ये सब नहीं लेने थे। तो बचे कितने, 2 ही तो बचे ना। तो आंसर आना था 2 आउट ऑफ 8, यानी 1/4 आना था सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरह से थर्ड होना था विच अपेयर बोथ इन संडे एंड मंडे। तो ऐसे लेटर लेने थे जो संडे और मंडे दोनों में होते हों। जैसे कि यहाँ पर S तो दोनों में नहीं है, U भी दोनों में नहीं है, N है दोनों में, और यहाँ बैग में भी था। जो तुम्हारा लेटर्स कार्ड रखे गए थे बॉक्स में, उस बॉक्स में N था, ठीक है ना। D दोनों में है, देखो D यहाँ भी है, D यहाँ भी है, और बैग बॉक्स में भी था D। A भी दोनों में है, यहाँ भी यहाँ भी। Y भी दोनों में है, यहाँ भी, और बैग में भी है, देखो A भी है और Y भी है। मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स, 4 लेटर्स ऐसे थे जो संडे में भी थे, मंडे में भी थे, और वो बॉक्स में भी रखे थे। तो आंसर होना था 4/8, यानी कट करके 1/2 आता आंसर। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट करना था आपने। थर्ड पार्ट मेंसुरेशन टॉपिक से था। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन स्फेयर निकालना था कि यहाँ पर कितना ऑयल भरा हुआ है। 3/4 कहा था क्वेश्चन में, तो 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लेना था, तो ये आंसर आ जाता। उसके बाद आपको ये सारा ऑयल इसमें पुट करा गया था, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो जितना वॉल्यूम ऑयल का सिलेंडर में है उतना ही वॉल्यूम ऑयल का स्फेयर में भी था, क्योंकि यही सारा ऑयल वहाँ डाला गया था। तो दोनों के दोनों वॉल्यूम क्या थे, इक्वल थे। फिर हमने क्या करा, सिलेंडर के नीचे सिलेंडर का वॉल्यूम लगाया, स्फेयर के नीचे स्फेयर का वॉल्यूम हमने फाइंड कर रखा था, वो पुट कर दिया, और फाइनली H फाइंड कर लिया। सिलेंडर में हाइट ऑफ ऑयल कितनी थी, 50। आंसर आपका 49.7 आना था। बट क्वेश्चन में पूछा गया था इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर,
तो आपको डेसिमल वाला पार्ट हटाना था। तो डेसिमल में पॉइंट के आगे 7 दिया था जो कि 5 से बड़ा होता है, तो राउंड ऑफ करके 50 आना था करेक्ट आंसर। 9th का फर्स्ट टेंजेंट टॉपिक से था, सर्कल एंड टेंजेंट से, तो इसका आंसर आपका आना था 12। किस तरह से आना था ये मैंने सारा सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। तो इस तरह से आपको ये करना था 9th का फर्स्ट। 9th का सेकंड आपका शेयर एंड डिविडेंड टॉपिक से था, तो ये सॉल्यूशन है 9th के सेकंड का। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का आना था 300, ये था नंबर ऑफ शेयर्स 300, और दूसरा पार्ट एनुअल डिविडेंड जो फाइंड करना था वो था 3600। थर्ड पार्ट आपका मीडियन टॉपिक से था, तो इसमें आपको ओजाइव बनाना था, तो ये ओजाइव की फिगर है, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, इस तरह से आपको ओजाइव बनाना था। और मीडियन का आंसर फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे आना था 44, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब आपका 43 भी आ सकता है या इसके नियर अबाउट, एक ऊपर एक नीचे ऐसा चल सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 42 43 चल जाता है, 44 45 चल जाता है, ठीक है ना, इसके अप्रॉक्स आती है वैल्यू। दूसरे पार्ट में पूछा गया था नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हुज एज इज अबव 52 ईयर्स, 52 ईयर से अबव। तो इसमें आपको क्या करना था, पहले 52 वैल्यू ढूंढनी थी, 52 वैल्यू ये ढूंढ के आप ऊपर रीड करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देता 90। तो अबव वालों में क्या करना होता है, हमें ऊपर की वैल्यूज़ लेनी होती है, ऊपर की। तो 90 के ऊपर कितनी वैल्यू लिखी हुई है 100 तक, 10। तो हमें क्या करना था, 100 में से 90 को माइनस करके 10 आना था आंसर। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट करना था इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10 जीएसटी टॉपिक से था फर्स्ट वाला। इसमें ए पार्ट का आंसर आना था आपका 266, और जो बी पार्ट था उसमें आपको सारे लड्डू की कॉस्ट, पेस्ट्री की कॉस्ट और जो टोटल जीएसटी था सब जोड़कर टोटल बिल बताना था, तो आंसर आना था 2466। तो ये आपका सॉल्यूशन है 10th के फर्स्ट का। 10th के सेकंड में ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक से था सेकंड पार्ट, तो ये इसका सॉल्यूशन है, किस तरह से आपको ये 10th का सेकंड करना था। तो इसका करेक्ट आंसर जो फर्स्ट पार्ट का था के का, वो था माइनस का 1/3, और जो सेकंड पार्ट था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो आनी थी y बराबर 3x + 4। तो ये 10th का सेकंड था सॉल्यूशन। 10th का जो थर्ड है वो कंस्ट्रक्शन टॉपिक से था, लोकस का, कंस्ट्रक्शन ऑफ लोकस। तो आपको यहाँ क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में ये यहाँ पे बोला गया था सबसे पहले कि एक आप एंगल ABC बनाओ, वो तो कोई बड़ा टास्क नहीं था, ये मैंने यहाँ बना के दिखा रखा है किस तरह से आपको ये ड्रॉ करना था। आपको एक एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ करना था, बहुत इजी था। ये फर्स्ट वाले में तो कुछ था ही नहीं, ये तो आप इजीली कर सकते हैं, लोअर क्लासेस से सीखते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था, लोकस बताओ पॉइंट का जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी है, तो आपको ये लिखना था लोकस उस पॉइंट का जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी होगा वो BC लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो देखो मैंने यहाँ BC लाइन सेगमेंट का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा हुआ है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट बोला था लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो इसमें भी लिखना था लोकस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा लाइन सेगमेंट AB का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके दिखाना था AB लाइन सेगमेंट ये है A से B, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तो ये था सेकंड पार्ट, ये जो हमने ड्रॉ कर रखी है डॉटेड डॉटेड, ये है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बोला था मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ पार्ट A एंड B, ये जो A और B में दोनों पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा एक पॉइंट ये है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट वाली लाइन ये थी, सेकंड पार्ट वाली लाइन ये थी, दोनों कहाँ टकरा है यहाँ, तो वो कह रहा है इसको आप मार्क कर दो O, मार्क दिस एज O, ठीक है। फिर आगे बोला कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट कीपिंग ए फिक्स्ड डिस्टेंस OA फ्रॉम द पॉइंट O। ये जो O पॉइंट है इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पर, कितनी फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस भी बता दी उसने OA वाली। तो आपको क्या करना था, आपको स्केल से O से A तक नापना था, या स्केल से ना नाप के कंपास से नाप लेते, और यहाँ पे एक सर्कल बना देना था इतनी रेडियस का, क्योंकि इस पॉइंट से कहीं पे भी आप इस सर्कल में नाप लेंगे वो फिक्स्ड रहेगी डिस्टेंस। उसने भी तो ये बोला है ना कि OA जितनी डिस्टेंस फिक्स्ड रहे, कहीं पे भी बना लो,
भाई ये 5 आनी थी, ओ ए आपकी आएगी 5। देखो मैंने यहाँ लिखा हुई है रेडियस कितनी 5, ये लिखना था आपको, ठीक है ना। ओ ए कितनी 5 आई है अप्रॉक्सीमेट, 5.5 4.9 या 5 इतनी आएगी, ठीक है। तो आप 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाते, ताकि उस सर्कल पे कहीं पे भी पॉइंट आ जाए वो डिस्टेंस हर जगह उस पॉइंट की सेंटर से क्या रहेगी 5 रहेगी, ठीक है। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना था इसमें। और जो फोर्थ पार्ट है, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी। तो यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर ये जो एंगल है बी सी लाइन सेगमेंट के बीच में और ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल है, आपको उस एंगल का बाइसेक्टर बनाना था। ये देखो मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बना रखी है ना बाइसेक्टर की, ये यहाँ पे ये आर्क लगा के ऐसे इस तरह से ये एंगल बाइसेक्टर बनना था। तो यहाँ मैंने लिखा है लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे आपको एंगल का बाइसेक्टर बनाना था। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर का। तो ये सारे सॉल्यूशन थे आपके आज के पेपर के। आई होप आज का पेपर आपका बढ़िया हुआ होगा। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।